स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर मैथ्स वाला। यहाँ पर यूट्यूब चैनल जो परवेज सर मैथ्स वाला है उस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हम लोग एग्जाम जो टिप्स है 2023 जो बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड जो भी होने वाला है उससे रिलेटेड जो मैट्रिक्स जो चैप्टर है उससे हम लोग जो नए नए टिप्स हैं, नए नए जानकारी हैं उसको हासिल करेंगे। साथ ही साथ पिछले जो सेशन था जिस सेशन में हम लोग इंट्रीगेशन के बहुत सारे टाइप वाइज क्वेश्चन को देखे, जिस वीडियो पर बहुत आप लोगों का रिस्पांस मिल रहा था जिसके वजह से मुझे मैट्रिक्स का एक नया सेशन लेकर आना पड़ा। इस सेशन के जरिए आप लोगों को जितने भी मैट्रिक्स के से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और लॉन्ग के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको बनाने में आप लोगों को सहूलियत महसूस होंगी। तो बिना किसी देरी के हम लोग कॉन्सेप्ट जैसा कि हम लोग पिछले जो लेक्चर था उस लेक्चर में बहुत सारे मैट्रिक्स के बारे में देखे, तो इस वीडियो में हम लोग स्केलर मैट्रिक्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। आखिर स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है, कैसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे कैसे वह होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो स्केलर मैट्रिक्स होता है, स्केलर मैट्रिक्स के लिए हमको सबसे पहले मैट्रिक्स हमारा क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी जिसका रो और कॉलम का जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम है वह इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि यह जो स्केलर मैट्रिक्स होगा यह क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसका जो रो होगा वो और कॉलम क्या होगा, इक्वल होगा। रो और जो कॉलम होगा वह क्या होगा, इक्वल होगा। अब स्केलर मतलब होता है अदिश राशि, यानी जो हम लोग गिनती की जो संख्या होती है, काउंटिंग की जो संख्या होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर नंबर कहते हैं, स्केलर प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो वह डायगोनल भी और साथ ही साथ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के जितने भी एलिमेंट हो वह सब क्या हो, स्केलर क्वांटिटीज हो। क्या हो, स्केलर क्वांटिटीज हो और साथ ही साथ वह क्या हो, इक्वल हो। क्या हो, इक्वल हो। जैसे अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारा है, जैसे ए, हम लोग आई क्रॉस जे लिखते हैं कोटि के लिए, लेकिन स्क्वायर है तो आई क्रॉस आई लिखेंगे। तो यह कैसे होगा, तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट यहाँ पे आई और जे रहता है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे आई क्रॉस आई लिख सकते हैं या जे क्रॉस जे लिख सकते हैं। तो इसका हम लोग जनरल फॉर्मूला क्या दे सकते हैं, तो इसका जो ए आई आई या ए आई और ए जे कहने का मतलब क्या हुआ, डायगोनल के एलिमेंट, यानी डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, वह कांस्टेंट हो और वह क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो। तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, हम उस मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। और साथ ही साथ जो आई और जे इक्वल ना हो उस पर जो भी एलिमेंट हो वह क्या हो, जीरो हो। क्या हो, जीरो हो। तो उस मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे अगर कोई आपको जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे दिया जाए, जैसे यहाँ पे 5 7 6 3 5 2 7 9 5, तो यहाँ पर देखें तो यह नॉर्मल मैट्रिक्स के जैसा दिखाई दे रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स के जैसा। लेकिन हम इसको कैसे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो जितना भी बोला है ए आई आई या ए जे, तो ऐसे मैट्रिक्स, ऐसे प्लेस के जितने भी एलिमेंट होंगे वह इक्वल होंगे। यानी यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, इक्वल होगा, और नॉन डायगोनल जो मैट्रिक्स होगा वह क्या होगा, जीरो होगा। यानी इसका वैल्यू कितना हो जाए, जीरो हो जाए, यह भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो हो जाए, और यह तो 5 ही रहेगा, और यहाँ पर जीरो, और यहाँ पर जीरो, और फिर यहाँ पर भी जीरो हो जाए। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसके बाद में यूनिट मैट्रिक्स आता है जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, तो उसको समझेंगे। फिलहाल के लिए इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक लग रहा है तो उसको नोट डाउन कर लें।
अब मैट्रिक्स का जो अगला टाइप आता है, अगला टाइप है यूनिट मैट्रिक्स, जिसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो यूनिट एंड आइडेंटिटी कहने का मतलब यह होता है कि यूनिट मतलब क्या होता है? अकेला, यानी अकेला हो यानी वन हो, यानी कहने का मतलब वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो? वन हो, और नॉन डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो? जीरो हो। तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे अगर यहां पर दे दिया जाए कि A इक्वल टू यहां पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो यहां पर देख रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स जितना भी है वह डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? 1 है, और नॉन डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? 0 है। इसका कहने का मतलब यह जो मैट्रिक्स होगा वह क्या होगा? वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। और इसका और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यह 3x3 का था, तो अब हम 2x2 का भी ले सकते हैं एग्जांपल। जैसे यहाँ पे 1 0 0 1, यहाँ पर यह डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? 1 है, और नॉन डायगोनल मैट्रिक्स क्या दिखाई दे रहे हैं? 0 दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब अगर इसका जनरल फॉर्मूला अगर लिखना चाहे तो जनरल हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पे A, यहाँ पे क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, तो यहाँ पे M क्रॉस M इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? A M N, और यहाँ पर जो होगा वह क्या होगा? M और N। यह कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि M और N किसको कहेंगे, तो M रो को और N कॉलम को। M को I भी लिख सकते हैं और N को J भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो होगा वह क्या होगा? A M N M N जो क्या हो? इक्वल हो, यानी A M M या A N N यह क्या हो? 1 हो। और जो M और N इक्वल न हो तो वहां पर वैल्यू क्या हो? 0 हो। तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। अब हम इसको शॉर्टकट में कैसे, इसका भी सिंबल यूनिट का क्या होता है? आई होता है। यूनिट का क्या होता है? आई होता है। अब जैसे आपको 3x3 का लिखना हो मैट्रिक्स, तो आई यहाँ पे 3x3 भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो यहाँ पे आई को i3x3 न लिखकर i3 भी लिख सकते हैं। आई अगर 5x5 का मैट्रिक्स लिखना हो तो आप i5x5 भी लिख सकते हैं, चाहे i5 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी हम लोगों को पता चला। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैट्रिक्स का जो अगला टाइप है वह है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगल कहने का मतलब पता ही होता है कि क्या हो? 3 साइड हो, उसमें 3 साइड से घिरे हुए जो बाउंडेड रीजन होते हैं उसको ट्रायंगल बोलते हैं। तो अगर ट्रायंगुलर शेप में अगर एलिमेंट अरेंज हो तो वैसे हम लोग अरेंजमेंट हुए हुए जो मैट्रिक्स होगा उस मैट्रिक्स को हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसको समझना होगा तो कैसे समझेंगे? जैसे अगर यहाँ पे कोई मैट्रिक्स, जैसे यहाँ पे P है और यहाँ पर वह क्या हो, और जो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है वह स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। जैसे यहाँ पे 3x3 का दे दिया जाए तो यहाँ पर 5 0 0 9 5 7 8 8 2 3, तो यहां पर देखा जाए तो यहां पे क्या होना चाहिए? ट्रायंगल बनना चाहिए। कहां? जो हमारा जो मेन डायगोनल है उसके नीचे, और मेन डायगोनल के अगर ऊपर वाला जितना भी एलिमेंट है वह क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर डायगोनल से ऊपर 0 है, अब देखिए तो यहाँ पर जो एलिमेंट है, एलिमेंट से यहाँ पे ट्रायंगल एक बनता होगा, क्या होगा? आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर देख रहे हैं तो यह ऊपर की तरफ क्या है? 0 है। यानी हमारा एलिमेंट के थ्रू जो ट्रायंगल बना वह कहाँ बन रहा है? नीचे की तरफ बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। यानी डायगोनल से नीचे जितने भी एलिमेंट हो वह कोई ना कोई वेरिएबल हो, कोई ना कोई क्या हो? कांस्टेंट टर्म हो, और डायगोनल से ऊपर जो क्या हो वह
क्या हो, जीरो हो। तो इसका एक लाइन में लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे ऑल एलिमेंट्स आर जीरो above the मेन डायगोनल, यानी मेन डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट हो, अगर वह जीरो है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसी बेस्ड पे एक आता है जिसका नाम है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे। तो अपर ट्रायंगुलर यानी जो अपर, नाम से ही हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अपर, यानी अपर मतलब हो रहा है कि ऊपर, यानी ऊपर ट्रायंगल बने। तो ट्रायंगल क्या बनेगा, ऊपर बनेगा, यानी एलिमेंट के ही वजह से जो ट्रायंगल हो क्या हो, ऊपर बने। तो यहाँ पर जैसे एलिमेंट हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे 5 4 3 0 9 5 7 0 8। बट एक कंडीशन है कि जो डायगोनल से जो होगा एलिमेंट नीचे की तरफ, वह सब क्या होगा, जीरो होगा। वह क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं मेन डायगोनल यह है, इसके नीचे जो भी एलिमेंट है वहां पे एक एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, जीरो करेंगे। तब यहाँ पर देखेंगे कि एलिमेंट के द्वारा जो ट्रायंगल है वह ट्रायंगल ऊपर की तरफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी डायगोनल से ऊपर की तरफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफिनेशन भी लिख सकते हैं कि ऑल एलिमेंट्स आर जीरो बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स, यानी जब डायगोनल मैट्रिक्स से नीचे जितना भी एलिमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, उस मैट्रिक्स को हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। यानी नाम से ही हम क्या करेंगे, अब एक ट्रिक बनाएंगे। जैसे लोअर बोला था, तो लोअर में ट्रायंगुलर बन रहा था, तो जो एलिमेंट हो है वो कौन सा एलिमेंट जीरो हो रहा था, वह अपर एलिमेंट जीरो हो रहा था। यानी लोअर अगर बोले, क्या बोले, लोअर बोले, तो इसका मतलब है कि जो जीरो होगा वह कौन सा होगा, अपर वाला होगा। और अपर बोलेगा तो इसका मतलब जीरो कौन होगा, वह लोअर वाला होगा। वह कौन सा होगा, लोअर वाला टर्म होगा। तो इस तरह करके हम लोग जितने भी टाइप के मैट्रिक्स थे उस मैट्रिक्स को हम लोग देखे। अब मैट्रिक्स पे बेस्ड प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को देखेंगे। फिलहाल के लिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैट्रिक्स है उस पे हम लोग क्या करेंगे, कोई चीज को ऑपरेट करेंगे, ऑपरेशन को क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। अब मैथमेटिक्स में ऑपरेशन कहने का मतलब होता है संक्रियाएं। तो संक्रियाएं जैसे ऐड हो सकता है, सब्सट्रैक्ट हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टीज फर्स्ट बोला है एडिशन करना, यानी अगर दो मैट्रिक्स दिए गए हो और दोनों का जो ऑर्डर हो उससे मतलब नहीं है, हमको पहले समझना है कि दो मैट्रिक्स को क्या करना है, हमको ऐड करना है। तो हम कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे जैसे मान के चलिए कोई भी यहाँ पे ए एंड बी क्या है, वह मैट्रिक्स है, क्या है, मैट्रिक्स है। अब हमको क्या करना है, इसको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है, इसको जोड़ना है। तो हम कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखा जाएगा। फर्स्ट कंडीशन यह होगा कि जो रो ऑफ ए होगा वह बराबर होना चाहिए रो ऑफ बी के, यानी रो ऑफ बी, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन कि इसका जो कॉलम है, क्या है, कॉलम है, वह कॉलम ऑफ ए इक्वल टू कॉलम ऑफ बी, यानी इनका कॉलम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब रो और कॉलम बराबर, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ऑर्डर, यानी ऑर्डर भी, ऑर्डर इसी हम लोग प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। यानी थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ
ऑर्डर ऑफ बी, यानी इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तब यहां पर अब इन्हीं दो प्रॉपर्टी से यह थर्ड प्रॉपर्टी निकल कर आता है। चाहे अगर हम चाहें तो ये दो प्रॉपर्टी को न याद करके केवल इसी प्रॉपर्टी को हम लोग याद करेंगे तो हम इसको आराम से बना सकते हैं। तो फिलहाल में देखेंगे कि कोई मैट्रिक्स ए है और इसका आई और जे है, इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, आई और जे है। और कोई भी मैट्रिक्स बी है और इसका ऑर्डर यहाँ पे के और एम है। तो यह कब ऐड करेंगे, तो यह ए प्लस बी मैट्रिक्स होगा कब, जब यह आई इक्वल टू क्या होगा, आई इक्वल टू के और जे इक्वल टू होगा एम, तब इसका क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे तो यह क्या होगा, यह चेंज हो जाएगा ए प्लस बी, और यहां पर हम किसी के और एम को भी लिख सकते हैं, चाहे आई और जे को भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे ए प्लस बी, यह आई मल्टीप्लाई जे कोटि का हो जाएगा, ऑर्डर का हो जाएगा। अब इसको जनरल फॉर्मूला से हम लोग देख सकते हैं, तो हम लोग ए आई जे है, ए आई क्रॉस जे है, तो इसका एलिमेंट क्या हो सकता है, ए आई जे, और यहाँ पे आई क्रॉस जे हो सकता है। और बी जैसे है तो बी को भी अगर ऑर्डर क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे आई क्रॉस जे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी आई जे और यहाँ पे आई क्रॉस जे। अब हम इसको ऐड करेंगे, यानी ए प्लस बी, तो इसका भी ऑर्डर ए प्लस बी का आई क्रॉस जे हो जाएगा, और इसके जितने भी एलिमेंट होंगे वह एलिमेंट क्या होंगे, ऐड होंगे, यानी ए आई जे प्लस बी आई जे, और यहाँ पे आई क्रॉस जे। इस तरह करके हम लोग एडिशन के प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं। यानी जहां जिस पोजीशन पे ए वाले मैट्रिक्स से एलिमेंट को लेंगे, सेम उसी पोजीशन से हमको बी वाले मैट्रिक्स से एलिमेंट को लेना पड़ेगा, तभी हम दो मैट्रिक्स को आपस में एडिशन कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग किसी भी दो मैट्रिक्स पर जो एडिशन का प्रॉपर्टी है उसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग सब्ट्रैक्शन को देखेंगे। फिलहाल के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैट्रिक्स पर जो बेस्ड सेकेंड प्रॉपर्टी आता है वह होता है एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स तो हम लोग पिछले जो ऑपरेशन था उस पे देखे। अब आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, यानी हम लोग दो मैट्रिक्स को कब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कब हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके एलिमेंट को आपस में घटा सकते हैं, यानी हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तब इसके लिए हम लोगों को फर्स्ट कंडीशन बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस के पिछले टॉपिक्स के ही जैसा वहां पे रो और कॉलम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी सेम कोटि होना चाहिए। यानी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, यानी दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो तभी हम क्या कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है आई क्रॉस जे का, और दूसरा कोई मैट्रिक्स बी आई क्रॉस जे का है, तो ए आई जे ए आई क्रॉस जे माइनस बी आई क्रॉस जे तभी होगा जब यहाँ पर ए आई जे माइनस बी आई जे किया जाए, और यहाँ पे आई क्रॉस जे होगा। इस तरह हम करके क्या कर सकते हैं, किसी दो मैट्रिक्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी घटा सकते हैं। तो इससे का मतलब यह हुआ कि दो मैट्रिक्स अगर सेम कोटि का हो, सेम ऑर्डर का हो, तो अब हम उसको क्या कर सकते हैं, आपस में उसके एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और सब्ट्रैक्ट करने का जो प्रॉपर्टी है वह एडिशन के जैसा ही है कि जिस पोजीशन पे ए वाला होगा उसी पोजीशन पे बी वाले एलिमेंट को क्या करना है, आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, आपस में क्या करना है, घटाना है। तो इस तरह करके हम लोग सब्ट्रैक्शन वाला जो ऑपरेशन है दो मैट्रिक्स पे, उसको हम लोग देख लिए।
अब इसके पास बाद में दो प्रॉपर्टी और आता है जिसको हम लोग देखेंगे। फिलहाल के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो मैट्रिक्स पर अगला ऑपरेशन जो निकल कर आता है वह बोला है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या हुआ, किसी भी हम लोग कांस्टेंट टर्म को किसी भी मैट्रिक्स में कैसे क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम लोग कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कोई भी वेरिएबल टर्म जैसे 5x हो गया, y हो गया, j हो गया, इसके साथ हम लोग कांस्टेंट टर्म जैसे 5, 7, 8 को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कोई भी वेरिएबल टर्म x, y, z हो गया, इसके साथ हम लोग स्केलर जो नंबर होगा जैसे 5 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 से कर दिए, -5 से कर दिए। तो उसी तरह हम लोग मैट्रिक्स में कैसे हम लोग स्केलर जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसको हम कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर कोई भी क्या करना हो, जैसे यहाँ पर कोई भी एलिमेंट, जैसे यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म क्या हो, k हो, अगर उसको मैट्रिक्स A I क्रॉस J में हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो यह क्या होगा, वह k जो होगा वह A I J में यानी सभी एलिमेंट में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। जैसे हम लोग अगर लेना हो कि 5 मल्टीप्लाई A, वेयर लिख देंगे, वेयर A इक्वल टू 9, 5, 4, 3, यानी यह 5A फाइंड करना है। यानी 5 क्या है, वह स्केलर क्या है, क्वांटिटी है, और उस स्केलर क्वांटिटी से हमको क्या करना है, इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, तो हमारा जो प्रॉपर्टीज बताता है कि कोई भी कांस्टेंट टर्म से यानी कोई भी स्केलर टर्म से अगर हमको मल्टीप्लाई करना हो तब हम क्या करेंगे, उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे सब एलिमेंट में क्या करेंगे, बारी बारी से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 5A इक्वल टू 5, और यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई का साइन देते हैं ब्रैकेट के अंदर, उसी तरह एलिमेंट को अरेंज करके लिखेंगे। अब यह जितने भी जो कांस्टेंट टर्म है वह सभी एलिमेंट पे अप्लाई होगा। क्या होगा, सभी एलिमेंट पे जाएगा। यानी यह जो 5 है वह 9 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 5 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और यह 5 5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और साथ ही साथ यह 5 जो है वह 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। और इसको मल्टीप्लाई करके जितना आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी स्केलर जो क्वांटिटी होंगे, स्केलर क्वांटिटी को हम लोग किसी भी मैट्रिक्स में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह स्केलर जो मल्टीप्लिकेशन था ऑपरेशन मैट्रिक्स पर, वह प्रॉपर्टी हमारा समाप्त हुआ। इसके बाद में हम लोग किसी दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई होता है, दो मैट्रिक्स को कैसे आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उस वाले टर्म को समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, चाहे तो सुविधा अगर लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हमारा जो ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स था उस पर हमारा जो अगला प्रॉपर्टी निकल कर आता है, उस प्रॉपर्टी का नाम है प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। यानी दो मैट्रिक्स को आपस में क्या करना, मल्टीप्लाई करना। तो यहां पर जिस तरह हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल तरीके से, 5 मल्टीप्लाई 7, 7 मल्टीप्लाई 5, यानी जैसे तैसे हम लोग मल्टीप्लाई करना हो ऐसे कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैट्रिक्स में वो प्रॉपर्टी लागू नहीं होता है। इसमें बहुत सावधानी से ध्यान देने की जरूरत होती है। अगर वैसा न करें तो हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। जैसे अगर हमारा कोई मैट्रिक्स 5 है, 7 है, 6 है, 2 है, और यहाँ पे 9, 5, 4, 7 है, अगर हम चाहे इसका मल्टीप्लाई करना तो हम लोग जानते हैं कि सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सामने सामने यानी यहाँ पे 45, यहाँ पे 35, यहाँ पे 24 और यहाँ पे 14। तो इस तरह अगर हम कर दे तो यह हमारा क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। तो कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करें, तो इसके लिए हम लोगों को रो और कॉलम पे बेस्ड कुछ प्रॉपर्टी को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर करना हो, यहाँ पर ए m क्रॉस n हो एक मैट्रिक्स, और साथ ही साथ कोई b
P क्रॉस Q वाला हो, क्या हो, P क्रॉस Q वाला ऑर्डर वाला मैट्रिक्स हो, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब यहां पर फर्स्ट प्रॉपर्टी बोलता है कि यहां पर जो कॉलम होगा, क्या होगा, कॉलम होगा, वह रो के इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रो के इक्वल होना चाहिए। यानी कॉलम ऑफ ए, मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या होना चाहिए? रो, क्या होना चाहिए? रो ऑफ, क्या होना चाहिए? रो ऑफ बी, यानी बी जो मैट्रिक्स होगा उसके रो के इक्वल होना चाहिए। यानी यहाँ पे जो एम है वो किसके इक्वल होना चाहिए? पी के। यानी एन जो होगा वो किसके इक्वल होगा? पी के होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी अगर हम यह भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका जो रो होगा, यह रो इसके कॉलम के इक्वल होना चाहिए। यानी इसका जो रो होगा वह रो ऑफ ए इक्वल टू कॉलम ऑफ, क्या होगा? कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी। तब हम इसको क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी m बराबर क्या होगा? q होगा। तब हम क्या कर सकते हैं? इसका दो मैट्रिक्स का हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करा सकते हैं। और मल्टीप्लाई कराने का भी तरीका अलग अलग होता है। अब देखिए, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी a जिसका अगर ऑर्डर है m क्रॉस n और b जिसका जो ऑर्डर होगा वह क्या होगा? p क्रॉस q, तब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी का जो ऑर्डर होगा वह ऑर्डर क्या होगा? हमारा ये भी सवाल हो सकता है कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर m क्रॉस n लिखेंगे कि p क्रॉस q लिखेंगे, तो उसका जो ऑर्डर होगा वह m क्रॉस q होगा। क्या होगा? m क्रॉस q होगा। क्या होगा? m क्रॉस q होगा। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी दोनों में डाउट है। दोनों में डाउट क्या है कि अगर यह n p के इक्वल हो जाए तब भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और m q के इक्वल हो जाए तब भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत क्वेश्चन हमारा यह भी हो सकता है कि यहाँ पर तो देख रहे हैं कि m p के इक्वल और n q के इक्वल, यानी ऑर्डर इक्वल आप देख रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। यह जो होगा वह कब अप्लाई होगा? जब हम चाहें तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का अगर हम कॉलम से सेकेंड वाले का रो में मल्टीप्लाई करें। यह कब अप्लाई होगा? जब फर्स्ट का क्या हो? फर्स्ट का जो कॉलम होगा उससे अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहे सेकेंड वाले जो टर्म है उसके रो में, तब यह प्रॉपर्टी देखेंगे। और अगर हमारा यह कंडीशन है कि फर्स्ट वाले का हमको रो से क्या करना है? रो से सेकेंड वाले के हमको कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, तब यह प्रॉपर्टीज देखेंगे। तब यह क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज देखेंगे। अगर कॉलम से रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे कॉलम और रो को इक्वल होना पड़ेगा, और अगर हम रो और कॉलम यानी फर्स्ट वाले का रो और सेकेंड वाले का कॉलम को इक्वल कर रहे हैं तो फर्स्ट वाले का रो और सेकेंड वाले का कॉलम क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तब हम क्या कर सकते हैं? इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे वीवीआई जो होता है वह प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस होता है, और इसी पे बहुत सारा डाउट होता है, जिस डाउट को अगर हम लोग चाहें तो क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वह सभी प्रॉपर्टीज लगभग खत्म हो गए। यहाँ पर जो मैट्रिक्स से रिलेटेड थोड़ा कॉन्सेप्ट है वह कॉन्सेप्ट कवर अप हम लोग किए। अब इस पे बेस्ड हम लोग जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को समझेंगे और उससे क्वेश्चन को बनाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।